अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस का आपको मैंने बताया कि सिंपल क्या है, सिंथेसिस है ग्लाइकोजन की। किसके साथ है? ग्लूकोज के साथ है। अब क्या है कि साथ के साथ एक पैरेलल प्रोसेस भी होना ज़रूरी है। जैसे ग्लाइकोजेनेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, जिनोलाइसिस आपका एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर किसी की सिंथेसिस हो रही है तो उस टाइम उसकी ब्रेकडाउन नहीं होगी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अब आते हैं हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस पे। लाइसिस माने ब्रेकडाउन, किसका? ग्लाइकोजन का। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन ये एराइज होता है, ये होगा कब? कब होगा? जब हमारे पास ग्लूकोज कम हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज ट्रिगर्ड बाय लो ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब देखिए यहीं पे क्लियर है, जेनेसिस हमारे पास तब हो रहा है जब ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जिनोलाइसिस तब हो रहा है जब कंसंट्रेशन ग्लूकोज का कम है। अब ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कब कम हो रहा है? सबसे पहले जब एक और हम जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो एनर्जी हमारे पास कब आएगी? क्योंकि हमारा जो ग्लूकोज है वो मेटाबोलाइज हो गया, अब हमें एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी हमें कैसे मिलेगी? जब हमारा ग्लाइकोजन ब्रेक होगा। ठीक है, ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज एंड कैन डू सो एनारोबिकली। एनारोबिकली मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसा कि स्केलेटल मसल में होता है। सो हम ये कह सकते हैं कि जब हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो ब्रेकडाउन होगा ग्लाइकोजन का। किस में होगा? ग्लूकोज में होगा। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है ये कैटाबॉलिक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अकर्स इन फास्टिंग। ठीक है, जब एनर्जी की ज़रूरत है। एक्टिवेटेड बाय ग्लूकागॉन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है जो मैं अभी डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। होता कहाँ है? लिवर एंड द मसल, क्योंकि ग्लाइकोजेनेसिस भी कहाँ पे हो रही है? लिवर और मसल में हो रही है। इसका रेट लिमिटिंग एंजाइम ये है। ठीक है, अब जैसे अभी स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया, हमें पता होना चाहिए कंसेप्ट रेट लिमिटिंग एंजाइम्स का। ये क्या होते हैं? जो लिमिट करते हैं किसी चीज को। ठीक है, और पीएलपी कोएंजाइम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का। अब देखिए कोएंजाइम, ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एंजाइम अगर काम कर रहा है और इसको अपने साथ एक फ्रेंड चाहिए जिससे वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा सके, जिससे वो रेट या रिएक्शन जल्दी से ख़त्म हो सके, तो कोएंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंजाइम्स के साथ। और एंजाइम और कोएंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी पाथवे के रेगुलेशन में। तो ये जो पीएलपी है, जिसको हम बोलते हैं पीएलपी इज पिरिडॉक्सिल फॉस्फेट और B6, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का, जो हमारा रेट लिमिटिंग एंजाइम है। और कुछ हद तक ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस हमारा लाइसोसोम्स में भी होता है। ठीक है, तो ये है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए होता कैसे है ये, हाउ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। हमारे पास पूरा ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये इस तरीके से है, ये है हमारा α14 और यहाँ पे आ गया हमारा α16। अब इसमें सबसे पहला स्टेप होगा फॉस्फोराइलिटिक स्प्लिटिंग।
हम इससे क्या समझते हैं? फॉस्फोराइलेटिक स्प्लिटिंग होता है हमेशा एंजाइम फॉस्फोराइलेस से। फॉस्फोराइलेस है एंजाइम का नाम, ठीक है। किसकी फॉस्फोराइलेशन? किसकी फॉस्फोराइलेशन हो रही है? ग्लाइकोजन की हो रही है। तो एंजाइम हो जाएगा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस। अब देखो फॉस्फोराइलेटिक स्प्लिटिंग बने कि जो हमारा प्रोडक्ट निकलेगा बाहर या बाय प्रोडक्ट निकलेगा वो उसके साथ फॉस्फेट अटैच होगा, ये मतलब होता है इसका। तो यहाँ पे जो निकलेगा वो हो जाएगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ठीक है। और हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा वो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल जिससे एक ग्लूकोज निकल गया है, ठीक है। इस स्टेप को मैं दोबारा से रिपीट करूंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। What I am trying to say here is glycogen नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फॉस्फोराइलिटिक स्प्लिटिंग सबसे पहले होगी। फॉस्फोराइलिटिक स्प्लिटिंग माने कि ग्लूकोज निकलेगा फॉस्फेट के साथ, तो हमारे पास निकलेगा क्या? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो ग्लाइकोजन ही होगा, बट एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कम होगा उसमें। अब ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे पास, बिकॉज देखो अब सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें हमें ये लिंकेज भी तो तोड़नी है। ये लिंकेज जब टूटेगी तब हमारे पास एक लीनियर मॉलिक्यूल आएगा और फिर से वो ऐसे करके ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि हमें ग्लाइकोजन की कंप्लीट डिग्रेडेशन चाहिए, हमें ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाना है, ठीक है। तो N-1 हो गया। अब ये चलता रहा, ये तब तक चलता रहता है जब तक हमारे पास इधर 4 मॉलिक्यूल्स नहीं रह जाते हैं। मतलब ये है हमारी अल्फा 1,4 लिंकेज और ये है हमारी अल्फा 1,6 लिंकेज। चलता रहेगा। जब इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है इसको हम बोलते हैं एक तरह से लिमिट डेक्स्ट्रिन, ठीक है। और फिर यहां पे हमारा डी ब्रांचिंग एंजाइम आता है। डी ब्रांचिंग क्या करेगा? इस ब्रांच को तोड़ेगा, और जब ये ब्रांच टूटेगी तो हमारे पास आएगा क्या? हमारे पास एक ऐसे करके, आई जस्ट शो यू वन थिंग, एक सेकेंड, ठीक है। जब ये ब्रांच टूटी तो हमारे पास ये ऐसे आ गया, राइट। तो डी ब्रांचिंग एंजाइम ने 2 काम करे, एक तो उसने ब्रांचिंग तोड़ी और दूसरा उसने क्या किया? उसको शिफ्ट किया। तो शिफ्ट करके हमारे पास ये आ गया, और फिर से हमारे पास कौन सा एंजाइम कंबाइन करेगा? सेम फॉस्फोराइलेटिक स्प्लिटिंग होगी, और वी विल गेट व्हाट? वी विल गेट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। अब देखो ग्लाइकोजेनेसिस में मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज बनाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है फिर यूडीपी ग्लूकोज। तो अब ये जो हमारे पास ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना, ये क्या करेगा? दिस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 phosphate. The enzyme will be the same. Phosphoglucomutase. Or last reaction is this glucose 6 phosphate will be converted to glucose. और यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो एंजाइम होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ठीक है। अब मैं फटाफट से इस पूरी को जिस बता देती हूँ। सबसे पहला स्टेप,
ग्लाइकोजन, ठीक है, इसको ब्रेक होना है। ये क्या करेगा, फॉस्फोराइलिटिक स्प्लिटिंग में जाएगा। मतलब क्या है, एक ग्लूकोज 1 फॉस्फेट निकलेगा, होता जाएगा। ये तब तक होगा जब तक हमारे पास ब्रांच नहीं आ जाती, क्योंकि हमें ब्रांच भी तो तोड़नी है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्लूकोज। फिर डी ब्रांचिंग एंजाइम आ गया। इस डी ब्रांचिंग एंजाइम ने क्या किया, ब्रांच तोड़ी और हमारे पास सिंपल एक ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल आ गया, जिसमें से फिर से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट निकल गया। अब ये जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है ये बनाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारा देगा ग्लूकोज, और दैट इज व्हाट आवर बॉडी रिक्वायर्स। ग्लूकोज मिल गया, ठीक है। अब देखो यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आता है। होता क्या है कि ये जो एंजाइम है ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, बेचारा ये एब्सेंट है मसल में। अब अगर ये एंजाइम मसल में एब्सेंट है तो मैं ये कह सकती हूं कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस कभी भी मसल में ग्लूकोज नहीं देगी डायरेक्टली। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। क्यों नहीं देगी, क्योंकि वो जो एंजाइम है जो ग्लूकोज बनाता है वो है ही नहीं। तो अब एनर्जी कहां से आएगी, क्योंकि इतनी देर से हम बता रहे हैं कि एनर्जी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्यों होता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस सिर्फ इसीलिए होता है कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके। अब ये बेचारी एनर्जी तो यहाँ से नहीं आ रही है, तो ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है एनारोबिक मीडियम है, तो ये क्या करेगा, ये कोरी साइकिल में जाएगा, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इस स्लाइड से हमें सिर्फ एक ही चीज पता चलती है, दैट ग्लाइकोजिनोलाइसिस नेवर contributes to blood glucose directly in the muscle। मसल में क्यों नहीं, क्योंकि मसल में एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एब्सेंट होता है, और यही चीज हम अभी स्लाइड्स में भी देखेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसका एक और है कि ये जो हमारा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस है ना एंजाइम, आप देख सकते हो ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है। अब ये क्यों है रेट लिमिटिंग एंजाइम, ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि अल्टीमेटली काम तो सिर्फ इसी एंजाइम का है ना, अलॉन्ग विद डी ब्रांचिंग एंजाइम, और तो किसी का कोई काम नहीं है। इसीलिए ये रेट लिमिटिंग है। और इसको किसकी ज़रूरत है, इसको ज़रूरत है विटामिन B6 की। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूं कि अगर B6 डेफिशिएंट है तो उससे क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस बराबर काम नहीं करेगा। ये चीज इसमें समझने की है, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है। और उसमें जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है वो है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस। मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, आई राइट इट हियर, रेट लिमिटिंग एंजाइम। एक्शन क्या है, क्लीवेज, 1,4 लिंकेज की 1,4 लिंकेज को ये ब्रेक करता है। नॉन रिड्यूसिंग एंड, क्योंकि ग्लाइकोजन बिल्कुल एक रिड्यूसिंग एंड होगा, एक नॉन रिड्यूसिंग एंड होगा। कोएंजाइम इज दिस, ठीक है। प्रोडक्ट इज दिस, दिस इज ऑल व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। Degrades the glycogen molecule until 4 glucose residues are there, जैसा मैंने स्ट्रक्चर बताया, और results into limit dextrins। फिर आपका डी ब्रांचिंग एंजाइम आया और उसने इसको तोड़ा, और फिर से ये एक तरह से स्ट्रक्चर बना के फिर वापस ये फॉस्फोराइलिटिक स्प्लिटिंग में जाएगा। और ये स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखें तो और आपको क्लियर हो जाएगा। ये ग्लाइकोजन है,
ठीक है, तो सबसे पहले क्या ये दे देगा, ये ग्लाइकोजन N-1 दे देगा, मतलब एक आपका ग्लूकोज 6,1-फॉस्फेट निकल गया। अब उसके बाद क्या है, ये चलता रहेगा जब तक ब्रांचिंग नहीं आ जाती। ब्रांचिंग में डी ब्रांचिंग एंजाइम आ जाएगा। ठीक है, डी ब्रांचिंग एंजाइम दो तरह की चीजें करेगा, जैसे अभी आपको मैंने पिक्चर में बताया, एक तो ब्रांचिंग ब्रेक करेगा और उसके बाद शिफ्ट करेगा जिससे आपका स्ट्रेट स्ट्रक्चर बन जाए। इसीलिए ये बाय फंक्शनल है। बाय फंक्शनल माने, बाय माने दो, ठीक है। तो एक एक्टिविटी इसकी ट्रांसफर हुई और एक एक्टिविटी इसकी स्प्लिटिंग हुई, तो हमारे पास क्या बन गया, एक लीनियर स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब जैसे देखो ट्रांसफर है, ट्रांसफर क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, वही सेम चीज जो मैंने बताई है। ट्रांसफर देम टू द नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ अनदर चेन। और ग्लूकोसाइडेज क्या कर रहा है, ये ब्रेक कर रहा है, रिलीजेज अ फ्री ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज 1-फॉस्फेट बन रहा है। ठीक है, ये है हमारी ग्लाइकोजिनोलाइसिस। सी, दिस इज द रिएक्शन। ये ब्रांच टूटी, 1 2 3 4 मॉलिक्यूल्स आ गए यहाँ पे। जब ब्रांच टूटी तो ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे शिफ्ट हो गए, ऐसे बन गया, और फिर इसके बाद से फिर से फॉस्फोराइलिटिक स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाती है। वही सेम चीज़ है। दिस इज ऑल व्हाट वी हैव डन, क्योंकि यू कैन सी अल्फा-1,6 लिंकेज भी है, इसको हमें ब्रेक करना ही करना है, राइट? अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही रिएक्शन है। देखो ये जो रिएक्शन है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट और ग्लूकोज 1-फॉस्फेट, ठीक है। एंजाइम इज फॉस्फो ग्लूकोम्यूटेस। ये एक कॉमन एंजाइम है। कॉमन एंजाइम किसका है, दोनों प्रोसेसेस का। क्यों? क्योंकि देखो दोनों में ही हो रहा है ना। अगर हम ग्लाइकोजेनेसिस लें तो ग्लाइकोजेनेसिस सीधा जा रहा है, तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, तभी यूडीपी ग्लूकोज बनेगा। और अगर हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस लें तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस में ग्लूकोज 1-फॉस्फेट बन रहा है जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनाएगा। तो अल्टीमेटली ये एंजाइम तो कॉमन हुआ ना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि विच इज द कॉमन एंजाइम इन ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो द आंसर इज फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस। ठीक है, देखो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बाय फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस, and the fate of glucose 6-phosphate depends on the tissues. And this is how glycogenolysis ends in forming glucose 6-phosphate. अब now see liver, there is a difference in the reactions. अब हो क्या रहा है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज हाइड्रोलाइज कर रहा है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को ग्लूकोज में, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बाय फॉस्फेटेज। हमेशा याद रखना फॉस्फेटेज, एस माने डाइजेस्ट करना, खाना, किसको, फॉस्फेट को। तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज किसको खा रहा है, फॉस्फेट को खा रहा है जो ग्लूकोज पे प्रेजेंट है। और क्या बना रहा है, ये बना रहा है ग्लूकोज। तो ये तो हो गया लिवर में।
क्वेश्चन ये आता है कि मसल में क्या होगा? मसल लैक ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा इन द प्रेजेंस, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज यहां पे एब्सेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? मसल में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनकर ग्लाइकोजेनोलाइसिस रुक जाएगी, और ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये क्या करेगा? ग्लाइकोलिसिस होगी इसमें एनारोबिक, तो ये बना देगा लैक्टिक एसिड। एनारोबिक और वाया ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। और कई बार जब हम एक्सरसाइज करते हैं हम थक जाते हैं तो हम कहते हैं कि मसल हैज़ कम इनटू फटीग। वो फटीगनेस क्यों होती है? क्योंकि लैक्टिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, लैक्टिक एसिड अंडरगोज कोरी साइकिल टू गिव एनर्जी। ये है इसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट ग्लाइकोजेनोलाइसिस या ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन अगर तो लिवर में हो रहा है तो ग्लूकोज बन रहा है, बट अगर मसल में हो रहा है तो ग्लूकोज नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हमारी मसल में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज इज एब्सेंट, ठीक है। तो वहां पे लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन होती है और ये लैक्टिक एसिड अंडरगोस कोरी साइकिल, राइट। अब जैसे स्टार्टिंग में मैंने पहली स्लाइड में बताया था कि कुछ हद तक ग्लाइकोजेनोलाइसिस लाइसोसोम्स में भी होता है। टू सम एक्सटेंट ग्लाइकोजेनोलाइसिस अकर्स इन द लाइसोसोम्स ऑल्सो। तो वहां पे जो एंजाइम होता है वो होता है एसिड माल्टेज, और it is also known as lysosomal alpha 1,4 acid maltase, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये एंजाइम एब्सेंट होता है तो हमारी बॉडी में बड़ा इंपॉर्टेंट एक डिसऑर्डर हो जाता है जिसको हम बोलते हैं पॉम्स डिजीज। Deficiency of this results in glycogen accumulation, causing glycogen storage disease type 2 POMS disease. So ये भी बहुत important है।